एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि टोक्यो के अंदर बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन उसी टाइम पे टोक्यो के ऊपर एक बहुत बड़ी छिपकली हमला कर देती है। इस एनिमे के अंदर इन तरह के मॉन्स्टर्स को काइजू कहा गया है, तो हम भी इन्हें काइजू कहेंगे। इस काइजू की रिपोर्ट 3rd डिवीजन को कर दी जाती है और सभी लोगों को सेफ सेंटर भिजवा दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3rd डिवीजन आता है, जो कि हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों से आया था। हेलीकॉप्टर के अंदर से कई सारी मिसाइल्स निकलती हैं, जो कि काइजू को जाके लगती हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर से एक लड़की बाहर निकलती है और तभी 3rd डिवीजन के बाकी सभी मेंबर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और इनके पास खास तरह के वेपन्स थे, जो कि काइजू की बॉडी से इनहेरिट करके बनाए जाते हैं। वो सभी लोग अपनी गन्स और वेपन्स के साथ काइजू के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता है। तभी हम लोग उस लड़की को देखते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से बाहर निकली थी और इसके पास अपना एक स्पेशल वेपन था, जो कि था कैनन। जिसके बाद वो लड़की उसी कैनन का यूज करती है और उसके अंदर से जो बीम निकलती है वो काइजू के सीने को पार कर जाती है और इसी तरीके से काइजू मारा जाता है। इसके बाद पूरी न्यूज के अंदर 3rd डिवीजन और उस लड़की की तारीफ की जाती है, क्योंकि ये लड़की 3rd डिवीजन के कैप्टन थी। और उसी के बगल से हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए देखते हैं, जिसका नाम हिबिनो काफका था। काफका बताता है कि उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। हम लोग देखते हैं कि काफका असल में साफ सफाई करने वाले कंपनी के अंदर काम किया करता था, जो कि काइजू की बॉडी को डिस्पोज करते हैं लड़ाई खत्म होने के बाद, क्योंकि हर तरफ खून और मीट के टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं। उसी टाइम पे काफका का मैनेजर काफका को एक नया काम देता है, जो कि होता है इंटेस्टाइन को साफ करना, क्योंकि इंटेस्टाइन को हिंदी में आंत कहते हैं और तुम्हें तो पता ही है कि आंतों के अंदर पॉटी होती है। इसीलिए ये काम काफी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि किसको बदबू सूंघने का शौक चढ़ा हुआ है, वो भी पॉटी की। इसके बाद काफका अपने घर पे आ जाता है और वो काम करके पूरी तरीके से ऊब चुका था। तभी उसकी नजर न्यूज के ऊपर पड़ती है, तो 3rd डिवीजन और कैप्टन मीना आशिरो की न्यूज चल रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि काफका और कैप्टन मीना आशिरो दोनों असल में बचपन के दोस्त थे और उन दोनों ने ही वादा किया था कि वो दोनों काइजू डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और एक साथ मिलकर दुनिया के सभी काइजूस को मार देंगे। और अभी के हालात तुम लोग देख ही सकते हो कि काफका अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा है और आशिरो को अकेले ही काइजूस का सामना करना पड़ रहा है। अगले दिन जब काफका ऑफिस जाता है, तब उसे पता चलता है कि उनके ग्रुप को एक नए लड़के ने ज्वाइन किया है, जिसका नाम इचिकावा है और ये भी काफका की तरह ही डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। मैनेजर इचिकावा को बताता है कि काफका भी उसी की तरह डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन ये कई बार टेस्ट देने में फेल हो चुका है। तो फिर इचिकावा काफका से पूछता है कि उसने गिव अप क्यों कर दिया। तो फिर काफका उसे बताता है कि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन इसके बावजूद वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर उसे गिव अप ही करना पड़ा। लेकिन इचिकावा यहाँ से कह के ये चला जाता है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा जब तक अपने गोल को वो पा नहीं लेता है। इसके बाद उन लोगों को फिर से काम पे भेज दिया जाता है और इचिकावा के पहले ही दिन उसे इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसपे काफका काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन बाद में उसका भी नंबर लगा दिया जाता है। तो फिर वो रोते हुए सफाई करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो लोग बताते हैं कि काफका कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता है और अगर वो टेस्ट को पास कर जाता तो फिर डिफेंस फोर्स के अंदर वो काफी अच्छा नाम कमा सकता था। जिसके बाद हम लोग इचिकावा को देखते हैं और आंतों की साफ सफाई करने की वजह से उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। इसे काफका काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसके गले में भी खराबी आ जाती है। काफका को पता था कि पहले दिन इस तरह का काम करने की वजह से खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, इसीलिए काफका इचिकावा को मल्टीविटामिन्स दे देता है, जिनकी मदद से उसका पेट भरा रहेगा और उसे काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। साथ ही में काफका इचिकावा को नोज प्लग भी देता है, जिनको लगा के वो ठीक से काम कर सकता है, लेकिन इचिकावा उन्हें लगाने से मना करता है, तो काफका जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद वो लोग काम करना शुरू करते हैं और शाम तक काम करने के बाद जब छुट्टी होती है, तब वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसी टाइम पे इचिकावा काफका के पास आता है और उसे शुक्रिया कहता है उन सभी चीजों के लिए जो अभी तक काफका ने इचिकावा के लिए की थी। साथ ही में इचिकावा काफका को ये भी बताता है कि डिफेंस फोर्स वालों ने टेस्ट देने की एज बढ़ा दी है, यानी कि काफका अभी भी टेस्ट दे सकता था। और इचिकावा ने काफका की मदद इसलिए की है क्योंकि काफका जब बताया था कि वो गिव अप कर रहा है तो काफी ज्यादा उदास लग रहा था, लेकिन वो दोनों आगे बात कर पाते कि इससे पहले ही इचिकावा के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है। लेकिन काफका जल्दी से आगे बढ़ता है और वो इचिकावा को पकड़ के साइड में कर देता है। इसके बाद काफका इचिकावा को यहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि अगर वो मारा जाएगा तो फिर वो कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा और उसका सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए इचिकावा को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद वो काइजू काफका के पीछे पड़ जाता है और काफका अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगता है। इसी बीच काफका एक ऐसी जगह पे घुस जाता है जहाँ पे काइजू नहीं आ सकता था और दूसरी तरफ से वो कांच को तोड़ते हुए जब बाहर निकलता है, तब वो आशिरो के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करता
होता है, जहाँ पे आशिरो रो रही थी क्योंकि काइजू की वजह से उनका स्कूल घर सब कुछ छीन लिया गया था। इसीलिए काफका चिल्लाते हुए कहता है कि वो दुनिया के सभी काइजूस को मिटा देगा। जिसके के बाद उसने आशिरो से वादा किया था कि वो दोनों मिलके डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और दुनिया के सभी काइजूस को मिटा देंगे। लेकिन अभी के टाइम पे काफका के हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो काइजू काफका के ऊपर हमला करता है तो काफका काफी ज्यादा घायल हो जाता है और साथ ही में उसकी टांग भी टूट चुकी थी। इसके बाद काइजू काफका को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे इचिकावा दोबारा आता है जो कि काइजू के ऊपर हमला करके काफका को बचा लेता है। इचिकावा काफका से कहता है कि अगर वो उसको यहाँ पे मरने देगा तो फिर वो कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद वो काइजू दोबारा उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला था। काफका को खुद के ऊपर तरस आने लगता है क्योंकि ना तो वो अपना वादा पूरा कर पाया और ना ही उस लड़के को बचा पाया जिसने हाल ही में उन्हें ज्वाइन किया है। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक व्हाइट टाइगर आता है जो कि उस काइजू को रोक लेता है और उसी के बाद वहाँ पे आशिरो आ जाती है जो बड़ी आसानी के साथ ही उस काइजू को टर्मिनेट कर देती है। लेकिन काइजू को टर्मिनेट करने के बाद वो वहाँ से तुरंत चली जाती है और वो काफका की तरफ देखती तक नहीं है। इसके बाद काफका को हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है और काफका बेड पे पड़ा हुआ आशिरो के बारे में ही सोच रहा था कि वो कितनी ज्यादा कूल है। उसी टाइम पे इचिकावा काफका से कहता है कि जब काफका ने इचिकावा की जान बचाई थी तब वो दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था, इसीलिए उसको डिफेंस फोर्स के लिए एक और बार ट्राई करना चाहिए। काफका भी खुद से यही कहता है कि वो हमेशा के लिए भाग थोड़ी न सकता है, उसे कभी न कभी तो आशिरो का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो दोबारा डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक उड़ता हुआ कीड़ा आता है जो कि असल में काइजू की ही एक नई हाइब्रिड था और ये कीड़ा असल में इंसानी भाषा भी बोल सकता था। वो कीड़ा जैसे ही काफका को देखता है तो कहता है कि एक नई बॉडी मिल गई। इतना कहने के बाद वो डायरेक्ट काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इससे काफका को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी भूत ने उसे पकड़ लिया हो और वो दर्द में चीखने और चिल्लाने लगता है। और जब इचिकावा पर्दा हटा के देखता है तब तक काफका असल में एक काइजू में चेंज हो चुका था। काफका इचिकावा को समझाने की कोशिश करता है कि ये मैं हूँ काफका, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक बूढ़े दद्दू आते हैं जो कि काफका को ऐसे देख के तुरंत फोन निकाल के 3rd डिवीजन को कंप्लेन कर देते हैं। इसीलिए इचिकावा और काफका दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसने तो रिपोर्ट कर दी। इसके बाद इचिकावा काफका से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग लो। जिसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये वाला फ्लैशबैक आशिरो देख रही थी। हम देखते हैं कि काफका और आशिरो दोनों ही एक साथ मिलकर काइजू के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पे आशिरो को डर लग रहा था क्योंकि वो अपने से ज्यादा बड़े जानवर को कैसे मार गिराएगी। तो फिर काफका आशिरो के सर को सहलाते हुए कहता है कि अगर आशिरो को कभी भी डर लगे तो काफका उसके साथ ही खड़ा रहेगा, तो फिर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आशिरो इन सभी बातों को सोच के काफका को झूठा कहती है। उसी टाइम पे आशिरो के पास एक नई रिपोर्ट आती है जो कि और किसी की नहीं काफका की काइजू फॉर्म की थी, जिसके लिए आशिरो अपनी टीम रेडी करती है और काफका का शिकार करने के लिए निकल जाती है। आशिरो उसी फ्लैशबैक को कंटिन्यू करती हैं जहाँ पे वो हंसते हुए काफका से कहती हैं कि वो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। तभी एक हीरो की तरह आशिरो से कह रहा है कि वो उसकी रक्षा करेगा, लेकिन इसके बावजूद आशिरो इन सभी बातों को सुन के काफी ज्यादा खुश थी और काफका को शुक्रिया कहती है। अभी के टाइम पे आशिरो अपनी टीम को रेडी कर लेती है और काफका का शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं पे हम लोग काफका और इचिकावा को देखते हैं और वो दोनों ही उस दद्दू को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पे दद्दू काइजू को देख के इसीलिए इचिकावा काफका से कहता है कि क्यों ना वो दद्दू को स्माइल दिखाए, शायद से दद्दू इससे डरना छोड़ दे। जिस पे काफका इस तरीके से स्माइल करता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। इसीलिए दद्दू के दम वहीं पे निकल जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और काफका जब उन्हें चेक करने के लिए जाता है तो काइजू की बॉडी होने की वजह से वो पूरी जगह टूट के बिखर जाते हैं, क्योंकि काइजू की बॉडी काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसीलिए इचिकावा काफका से वहाँ से भागने को कहता है। तो जब काफका खिड़की खोलने की कोशिश करता है तो वो पूरी दीवार को ही तोड़ देता है और इतनी ज्यादा पावर को देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इचिकावा उसे कहता है कि भागो, नहीं तो आपकी पावर देखने लायक भी नहीं बचेगी। इसीलिए काफका अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाते हुए गलियों से भाग रहे थे। वहीं पे जब इचिकावा पीछे मुड़ के देखता है तब काफका बहुत बुरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी से कई सारे काइजूस की बॉडी अलग अलग तरीके से बाहर निकल रही थी। लेकिन थोड़ी देर में काफका फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसी
बीच यहाँ पे एक और परेशानी आ जाती है कि काफका को सुसु करनी थी, लेकिन इचिकावा पूछता है कि वो सुसु करेगा कैसे, उसके पास तो हथियार ही नहीं है। लेकिन काफका से कंट्रोल नहीं होता है तो उसके निपल से सुसु निकलने लगती है, लेकिन काफका को काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। लेकिन इसी के बाद काफका को पता चलता है कि उसने एक पाप कर दिया है और वो रोते हुए कहता है कि अब तो उसे कभी भी बीवी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद काफका इचिकावा से पूछता है क्या उसे अभी भी लगता है कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इस पे इचिकावा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो लोग काफका को देखते ही गोली मार देंगे। इसलिए काफका को अब चिंता होने लगती है कि वो इस बॉडी के साथ क्या करेगा। उसने फैसला किया था कि वो आसिरो के पास जाएगा और उसका पीछा करेगा, लेकिन अब वो इस बॉडी के साथ क्या ही कर पाएगा। उसी टाइम पे काफका को महसूस होता है कि एक दूसरा काइजू हमला करने के लिए ऊपर आ रहा है। ये बात आसिरो को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो अपनी टीम को अलग कर देती है। इचिकावा इसी मौके का फायदा उठाता है और वो काफका से कहता है कि हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद वो छुपने के लिए उस टनल के अंदर चला जाता है। उसी टाइम पे हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे दूसरे काइजू ने हमला किया था। हम देखते हैं कि एक माँ और बेटी दोनों मलबे के नीचे दबे पड़े थे, जहाँ पे मदर एक कबर्ड के नीचे दबी पड़ी थी और उनकी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से कबर्ड को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेशक इतनी ताकत उसके अंदर नहीं थी। उसी टाइम पे वही काइजू वहाँ पे आता है जो कि उस लड़की को खाने ही वाला था, इसीलिए मदर रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे काफका आता है जो कि एक पंच मार के उस काइजू को दूर फेंक देता है। इसके बाद काफका उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़की काफका से डरने लगती है, इसीलिए काफका वहाँ पे स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की काफका की स्माइल को देख के और भी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने और रोने लगती है। उसी टाइम पे वहाँ पे इचिकावा आता है तो वो लड़की शांत हो जाती है। इसके बाद काफका उन दोनों की मदद करता है और उस कबर्ड को उठा के उसकी मदर को आजाद कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे वो काइजू दोबारा वहाँ पे आ जाता है तो काफका उन तीनों से पीछे हटने को कहता है। इसके बाद काफका अपने पंच के अंदर पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और उस काइजू के ऊपर दे मारता है और काफका का पंच इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो काइजू एक ही बार में मारा जाता है और उसका खून पानी की तरह नीचे बरसता है। इसके बाद काफका उन लोगों से कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन वो छोटी बच्ची अभी भी काफका से डर रही थी तो काफका उसके पास जाता है और उसे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ही टाइम में यहाँ पे लोग आते होंगे और वो उसकी और उसकी मदर की हेल्प करेंगे। इसके बाद काफका वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की बाहर निकल के काफका को मिस्टर काइजू कह के शुक्रिया कहती है मदद करने के लिए। इसे काफका को आसिरो के बारे में याद आता है कि उसने आसिरो से वादा किया था कि वो उसकी तरफ रह के काइजू के साथ फाइट करेगा और काफका को एक विजन भी दिखाई देता है जहाँ पे काफका और आसिरो दोनों एक साथ मिलके काइजू के साथ फाइट कर रहे थे। इसीलिए काफका पीछे मुड़ के इचिकावा से कहता है कि वो अभी भी हार नहीं मानेगा और किसी भी कीमत पे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके रहेगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि काफका अब अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था, यानी कि वो अपनी काइजू फॉर्म को हटा भी सकता था। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पे आसिरो की टीम आती है और जब आसिरो उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी तो आसिरो उसे वादा करती है कि वो सभी काइजू को मार देगी, लेकिन वो लड़की आसिरो से कहती है कि वो अच्छे काइजू को ना मारे, उनमें से एक ने उसकी मदर की मदद की है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफका की काइजू फॉर्म पूरे जापान के अंदर फेमस हो जाती है और काफका की काइजू फॉर्म को एक नया नाम दिया गया था, काइजू नंबर 8, जो कि एक नए टाइप का काइजू देखा गया था। जब इचिकावा ऑफिस के अंदर आता है तब उन लोगों का मैनेजर इचिकावा को उसका और काफका का मेल देता है जो उन लोगों ने अभी डिफेंस फोर्स का टेस्ट दिया था। इचिकावा जब अपने मेल को चेक करता है तब वो टेस्ट को पास कर लिया था। इसके बाद इचिकावा काफका के पास जाने लगता है, लेकिन काफका के पास जाने से पहले वो उसके टेस्ट को भी चेक करता है तो वो खुश हो जाता है, यानी काफका ने भी टेस्ट को पास कर लिया था। लेकिन जब इचिकावा काफका के पास पहुंचता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि काफका अपनी काइजू फॉर्म के अंदर लंच कर रहा था। इसीलिए वो काफका के ऊपर 2 लात मार के उसे कहता है कि जल्दी से अपनी फॉर्म को चेंज करो, नहीं तो सभी लोगों को पता चल जाएगा और वो लोग तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद काफका अपनी फॉर्म को चेंज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर दांत अभी भी थे। इसीलिए इचिकावा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि फॉर्म को चेंज कर लो, नहीं तो 3rd डिवीजन वाले उसे देखते ही गोली मार देंगे। खैर इसके बाद इचिकावा काफका को उसका मेल देता है और उसे बताता है कि वो टेस्ट में पास हो गया है। तो काफका को इसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो फर्स्ट टेस्ट में हमेशा पास हो जाया करता था, लेकिन सेकंड टेस्ट में हमेशा फेल होता था। इसके बाद काफका एक बोतल खोलने की कोशिश करता है तो वो खोल नहीं पा रहा था और जब वो अपना जोर लगाता है तब वो अपनी काइजू फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए इचिकावा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो सबसे पहले अपनी फॉर्म को कंट्रोल करना सीखे, नहीं तो वो कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा और मार अलग से दिया जाएगा। तो फिर काफका इचिकावा का पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इचिकावा काफका का साथ कभी मत छोड़े बस, नहीं तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद अगला सीन 10
दिनों बाद का था जहाँ पे टेस्ट शुरू होने वाला था। इसीलिए इचिकावा और काफका दोनों भाई एक ऑफिस की गाड़ी लेके उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें टेस्ट देना था। और टेस्ट देने के लिए और भी कई सारे लोग आए थे जो कि अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि काफका को बूढ़ा आदमी कहती है और उसे कहती है कि वो अपनी गाड़ी साइड में कर ले। तो फिर काफका उस लड़की से कहता है कि वो बूढ़ा आदमी किसे कह रही है, वो तो सिर्फ 32 साल का है। जिसपे वो लड़की काफका से कहती है कि 32 साल का होना मतलब ही बूढ़ा आदमी होता है। इचिकावा भी पीछे से कहता है कि उसकी बात में दम है। वो लड़की काफका से कहती है कि उसने जिस नंबर पे अपनी गाड़ी पार्क की है उसका नंबर 5 है और उस लड़की के लिए ये लकी नंबर है। तो फिर काफका चिढ़ते हुए कहता है कि एक लकी नंबर के लिए वो लड़की चाहती है कि काफका अपनी जगह को चेंज करे, इसीलिए वो आगे से मना करने लगता है। तो वो लड़की अपने कपड़े उतारती है और काफका से कहती है कि अगर काफका खुद से नहीं करेगा तो उस लड़की को अपने हाथों से ही ये करना पड़ेगा। इसके बाद वो लड़की उस गाड़ी को उठाती है और उसे ताश के पत्ते की तरह साइड में फेंक देती है। दरअसल इस लड़की के पास एक स्पेशल तरह का सूट था जो कि इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम किकोरो शिनोमिया बताती है और ये नाम सुन के इचिकावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के बाद शिनोमिया को काफका के अंदर से काइजो की खुशबू आने लगती है और वो काफका से पूछती है कि उसके अंदर से काइजो की तरह खुशबू क्यों आ रही है। इचिकावा इस बात को संभाल लेता है ये कहते हुए कि वो दोनों काइजो को डिस्पोज करने वाली कंपनी के अंदर काम करते हैं, इसीलिए शायद उनकी बॉडी से काइजो की महक आ रही हो। लेकिन उसी टाइम पे उन दोनों को दिखाई देता है कि काफका अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपनी तिरछी पड़ी हुई गाड़ी को उठा के सीधा कर देता है, जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और काफका फ्लेक्स मारते हुए शिनोमिया से कहता है कि मेरा नाम याद रखो जो तुम्हें हराने वाला है। इसके बाद शिनोमिया वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि शायद टेस्ट देने में इस बार मजा आएगा। वहीं भी इचिकावा काफका के ऊपर भड़का हुआ था और वो काफका से कहता है कि अगर उसने दोबारा अपनी पावर्स का यूज किया तो वो उसको घर भेज देगा और वो अपने सपने को अधूरा होते हुए खिड़की से देखेगा। जिसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और टेस्ट 2 फेज में होने वाला था। पहला टेस्ट फिटनेस का होगा कि फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और दूसरा टेस्ट एप्टीट्यूड का होगा। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। फिटनेस टेस्ट के अंदर काफका भाई हक देता है वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं था, ना पुलअप्स मार पाता है, ना सिटअप्स मार पाता है और ना ही रनिंग कर पाता है, इसीलिए उसकी रैंक 225 में से 219 आती है। उसी टाइम में शिनोमिया काफका के पास आती है और उसके ऊपर हंस के वहाँ से चली जाती है क्योंकि काफका ने शिनोमिया से कहा था कि वो उसको जल्द ही हरा देगा। इसके बाद काफका रोते हुए इचिकावा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने फैसला किया था कि वो अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा ताकि यहाँ पे फेयर मैच हो सके, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसे अपनी पावर्स का यूज कर लेना चाहिए था तो उसकी कम से कम रैंक इतनी ज्यादा नीचे ना आती। लेकिन इचिकावा काफी ज्यादा खुश था कि काफका ने अपनी पावर्स का यूज नहीं किया, नहीं तो वो पकड़ा भी जा सकता था। इसके बाद इचिकावा काफका को उन लोगों के बारे में बताने लगता है जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड रैंक हासिल की थी। सेकंड रैंक हारुइजी इजुमो की थी जो कि काफी ज्यादा दिलदार और ताकतवर बंदा है। तीसरी रैंक इहारो फुरुहाशी ने हासिल की थी जिसने टेक्निकल कॉलेज से डिग्री ली है। फर्स्ट रैंक ओई कागोरागी की थी जो कि एक एक्स मिलिट्री सोल्जर है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे और भी कई सारे एलाइट्स थे जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, लेकिन उनमें से सबसे ताकतवर और होशियार टैलेंट शिनोमिया को माना जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की है, लेकिन इसके बावजूद वो काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इचिकावा काफका को एक उम्मीद की किरण देता है ये बताते हुए कि सेकंड टेस्ट जो होने वाला है उसके अंदर काइजो डिस्पोजल के बारे में बात की जाएगी, यानी कि कोई काइजो के बारे में कितना जानता है। और इसीलिए इचिकावा ने पार्ट टाइम जॉब काइजो डिस्पोजल कंपनी के अंदर की थी ताकि उसे काइजो के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हो सके। इसीलिए उन दोनों के पास अभी भी मौका था कि वो दोनों आसानी के साथ टेस्ट को पास कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड टेस्ट शुरू हो जाता है और सेकंड टेस्ट को लेने के लिए वहाँ पे थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना आया था। होशिना उन लोगों को बताता है कि उन लोगों का यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा कि उनकी योग्यता कितनी है और वो लोग काइजो के बारे में कितना कुछ जानते हैं। जिसके बाद होशिना दरवाजे को खोलता है और उन लोगों से कहता है कि उन्हें काइजो को टर्मिनेट करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, जिससे इचिकावा और काफका हैरान होकर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या यह होता है काइजो डिस्पोजल का मतलब। जिसपे इचिकावा भी आगे से हैरान होकर कहता है कि वो खुद निराश है क्योंकि ये सब चीजें 2 साल पहले शुरू हुई थी। जिसके बाद उन लोगों को उनके सूट्स दिए जाते हैं जो कि डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करती है काइजो के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, और इन सभी सूट्स को काइजो की बॉडी से ही इनहेरिट करके बनाया जाता है और काइजो के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इनसे अच्छा वेपन और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग थर्ड डिवीजन की ऑपरेटर कोनोमी को देखते हैं और ये सूट्स और काइजो रिपोर्ट इन सभी चीजों को ऑपरेट करती है और टीम को उन सभी चीजों के बारे में बताती है जो असेंशियल होती है।
कोनोमी उन लोगों को उनके सूट से निकलती हुई पावर के बारे में बताती है कि वो कितने ज्यादा परसेंट है। जितनी ज्यादा पावर वो लोग अपने सूट से निकालेंगे उतनी ज्यादा उनकी अटैक पावर बढ़ेगी। अगर किसी की 0 है तो उसकी अटैक पावर बहुत ज्यादा कम है, और अगर किसी की 100 है तो फिर उसकी अटैक पावर हद से ज्यादा शक्तिशाली है। इचिकावा की सूट पावर 8% थी, इहारू की 18% थी, और आमतौर पे जो नया बैच होता है जिन्हें नया नया सूट दिया जाता है उनकी अनलिस्ट पावर 20% से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उसी टाइम पे कोनोमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सिनोमिया की पावर 46% से भी ज्यादा थी, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिनोमिया की पावर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई थी। हालांकि इचिकावा को चिंता हो रही थी कि उसका सिर्फ 8% है, लेकिन होशिना उसे बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे जैसे ट्रेनिंग करता जाएगा वैसे वैसे उसकी अनलिस्ट पावर बढ़ती जाएगी। साथ ही में होशिना ये भी बताता है कि यहाँ पे कॉम्बैक्ट पावर कभी भी 0 नहीं होती है, और न ही उसने आज से पहले किसी ऐसे को देखा है जिसकी कॉम्बैक्ट पावर 0 से नीचे हो। लेकिन उसी टाइम पे कोनोमी बताती है कि यहाँ पे काफका की कॉम्बैक्ट पावर 0 है, इसलिए होशिना को काफी जोरों से हंसी आने लगती है। लेकिन काफका उन लोगों से कहता है कि रुको, जिसके बाद वो जोर लगाते हुए कहता है कि देखना अबे मेरी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी पावर बढ़ती नहीं है। और वहीं पे होशिना को काफका के ऊपर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और होशिना उसे पसंद ही करने लगता है। जिसके बाद उनके फाइनल टेस्ट को शुरू कर दिया जाता है और उन्हें एक ऐसे एरिया के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे 36 योंजू और योजू थे। ये असल में काइजू के छोटे वाले वर्जन है जो कम खतरनाक होते हैं, और 3rd डिवीजन ने इन्हें जिंदा ही पकड़ लिया था ताकि ट्रेनिंग के दौरान ये थोड़ी सी मदद कर सके। होशिना उन लोगों को बताता है कि उन्हें एंटी वेपन दे दिए गए हैं, साथ ही में उनके ऊपर ड्रोन से नजर रखी जाएगी कि उन लोगों ने कितने योंजू और योजो को मारा है, और अगर वो लोग ज्यादा घायल हो जाते हैं या फिर ज्यादा योजो को नहीं मार पाते हैं और उनकी जान खतरे में होती है तो फिर सूट की सील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो सील्ड उनकी जिंदगी बचा पाएगी या नहीं, इसलिए उन लोगों की जिंदगी उनके हाथों में ही है। और अगर एक बार सील्ड एक्टिवेट हो जाती है तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि उन लोगों को टेस्ट से फेल कर दिया गया है। जिसके बाद टेस्ट को शुरू कर दिया जाता है और सिनोमिया अपना कमाल दिखाने लगती है और वो अकेले ही कई सारे यूजर्स को हराने लगती है। सभी लोग सिनोमिया की परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, और वहीं पे हम लोग काफका को देखते हैं और उसके कॉम्बैक्ट पावर 0 होने की वजह से वो बेचारा अपनी गन को भी नहीं उठा पा रहा था। उसी टाइम पे होशिना माइक से उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे आसिरो आ चुकी है, इसीलिए उन लोगों को पूरा दम लगाना पड़ेगा ताकि वो लोग आसिरो को इम्प्रेस कर सकें। इससे काफका और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके पास ये लास्ट चांस था कि वो आसिरो के साथ अभी भी लड़ाई कर सकता है। इसीलिए काफका अपनी गन को फेंक देता है और अपने पास से एक पिस्टल निकालता है और इचिकावा से कहता है कि उनके पास भले ही पावर नहीं है लेकिन वो लोग फिर भी यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स का मतलब सिर्फ पावर को दिखाना नहीं बल्कि सपोर्ट करना भी होता है। इसके बाद काफका उनकी मदद करने के लिए जाता है और उसे योजो को देख के पता चल जाता है कि उसने एक बार इसका डिस्पोजल किया था, इसीलिए काफका को पता था कि इनकी आई साइट कमजोर होती है लेकिन सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए उन लोगों को उनके सूट्स के साथ ग्रेनेड भी दिए गए थे। काफका ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है और उस योजो के ऊपर दे मारता है, जिससे वो योजो कुछ टाइम के लिए डिसअट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद काफका उन लोगों को बताता है कि उन्हें योजो के पेट के ऊपर निशाना लगाना है, और जब वो लोग योजो के पेट के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो वो काफी आसानी के साथ ही योजो को मार गिराते हैं और उन्हें ज्यादा बुलेट्स का यूज नहीं करना पड़ता है, और वो लोग काफका को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और वहीं पे आसिरो काफका को ड्रोन से ये सब कुछ करता हुआ देख रही थी। काफका अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अपनी काइजू पावर का यूज करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी नॉलेज के साथ ही डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसी टाइम पे एक योजो काफका के ऊपर हमला करता है और उसे दूर पटक देता है। कोनोमी बताती है कि काफका की 2-3 हड्डियां टूट चुकी हैं और साथ ही में वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है, इसलिए अब काफका टेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। लेकिन वो लोग काफका के लिए शील्ड को एक्टिवेट करते कि उससे पहले ही सिनोमिया वहाँ पे आती है और वो यूजो को मार के चली जाती है, जिसके बाद वो बाकी यूजर्स को भी मारने लगती है। होशिना काफका को बताता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कई सारे फ्रैक्चर हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी नुकसान पहुंचा हो, इसीलिए उसे गिव अप कर देना चाहिए। काफका अपने मन के अंदर सोचता है क्या वो सच में काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है अपने सपनों को पाने के लिए? क्या वो सच में कभी भी आसिरो के बगल में उसके साथ खड़ा होकर फाइट नहीं कर पाएगा? क्या उसे सच में यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन इसके बावजूद काफका खड़े होते हुए कहता है कि वो इस बार अपने सपनों से मुंह नहीं फेरेगा, वो उनका पीछा करेगा जब तक वो उन्हें पा नहीं लेता है। इसी के बाद काफका दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और साथ ही में काफका के कॉम्बैक्ट पावर 0.1% से बढ़ जाती है, और वो उन लोगों से कहता है कि वो इस बार कभी भी गिव अप नहीं करेगा जब तक अपने गोल को पा नहीं लेता है। और आसिरो कैमरा से ये सब कुछ देख रही थी।
क्योंकि काफका अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका था, इसीलिए होशिना काफका से कहता है कि वो लोग शील्ड को ऑन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि काफका ने फैसला कर लिया है तो वो लोग उसे कंटिन्यू करने देंगे। लेकिन सवाल ये था कि काफका अपनी टूटी हुई टांग के साथ मिशन को कंटिन्यू कैसे करेगा, तो इचिकावा काफका से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। अगले सीन में हम लोग होशिना को देखते हैं जो कि अपना पीठ पकड़ के जोरों जोरों से हंस रहा था। दरअसल इचिकावा ने 32 साल के बुढ़े को अपने कंधे पे उठा के मिशन को पूरा करने का जिम्मा लिया था। वहीं पे काफका इचिकावा से कहता है कि अपनी सूट की पावर इस्तेमाल करो यार, हमें जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। इसके बाद इचिकावा ऐसा ही करता है और वो अपनी सूट की पावर यूज करने के बाद काफी तेजी से यूजोस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग शिनोमिया को देखते हैं जो कई सारे यूजो को मारने के बाद होंजो की तरफ आगे बढ़ रही थी और सभी लोग शिनोमिया की परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। शिनोमिया सबसे पहले होंजो के ऊपर एक ग्रेनेड से अटैक करती है। ग्रेनेड के अटैक की वजह से होंजो कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और शिनोमिया इसी बात का फायदा उठा के डायरेक्ट उसके चेहरे के पास जाके उसके ऊपर गन से शूट करती है और इसी के साथ होंजो का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। होशिना को पहले ही उम्मीद थी कि शिनोमिया ये काम बहुत जल्दी ही कर देगी, इसीलिए उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती है। यहाँ तक कि आशिरो भी शिनोमिया की काबिलियत को देख के हैरान हो गई थी और शिनोमिया की मेहरबानी की वजह से ये एग्जाम आधे घंटे के अंदर पूरा हो गया था, जबकि इसे पूरा होने में लमसम 5 से 6 घंटे लगते ही थे। वहीं पे शिनोमिया आसमान की तरफ देखते हुए अपने फादर से पूछती है क्या वो परफेक्ट बन चुकी है जैसा वो उसे बनाना चाहते थे। इसके बाद शिनोमिया जब वहाँ से जा रही थी तो उसी टाइम पे हम लोग उसके पीछे एक नए टाइप के काइजो को देखते हैं जो कि शिनोमिया के ऊपर हमला करता है और वो हमला शिनोमिया के सीने को चीर के पार निकल जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी जितने भी योजो थे वो सभी भी मर के जिंदा हो जाते हैं और इवॉल्व होने लगते हैं। वहीं पे हम लोग शिनोमिया को देखते हैं जिसने अपने सूट का इस्तेमाल करके अपने दिल को बचा लिया था, इसीलिए वो अभी तक जिंदा थी। हालांकि वो काइजो शिनोमिया को हिलता हुआ देख के काफी हैरान होता है, लेकिन वो बाद में शिनोमिया के ऊपर उसी तरीके से और भी कई सारे हमले करता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। कोनोमी को भी इन सभी चीजों के बारे में पता लग जाता है, इसीलिए आशिरो और होशिना दोनों ही जल्दी से उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं और साथ ही में आशिरो कोनोमी को ऑर्डर देके जाती है जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी की शील्ड को एक्टिवेट कर दो, कोई भी मरना नहीं चाहिए। जिसके बाद हम लोग शिनोमिया को देखते हैं तो उसके हालात ज्यादा ठीक नहीं थे और वो साथी में होंजो भी दोबारा जिंदा हो चुका था और पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। लेकिन शिनोमिया को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो होंजो को हरा सकती है, इसीलिए वो अपने पैरों पे खड़ी होके जैसे ही होंजो को शूट करने के लिए जाती है तो वो होंजो उसके ऊपर एक हाथ मारता है और शिनोमिया उड़ते हुए जाके दीवार से जा टकराती है। इसके बाद शिनोमिया अपने पास्ट को याद करती है तो पास्ट के अंदर वो हमेशा स्कूल के अंदर टॉप किया करती थी, यहाँ तक कि हर कोई शिनोमिया को पसंद किया करता था। लेकिन शिनोमिया की जिंदगी के अंदर एक खुशी नहीं थी क्योंकि उसके फादर कभी भी उसकी तारीफ नहीं किया करते थे, फिर चाहे शिनोमिया जितना भी बेहतरीन करके ही क्यों ना दिखा दे। उसके फादर उससे हमेशा बस इतना ही चाहते थे कि वो हमेशा सबसे आगे रहे और उसे बैटल फील्ड के अंदर हमेशा सबसे आगे रहना है ताकि वो अपनी मरी हुई माँ की खातिर काइजूस का शिकार कर सके। और हाँ, शिनोमिया के फादर कोई नॉर्मल फादर नहीं है, वो फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन है और साथ ही में उन्होंने ही काइजू से वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है। इसीलिए शिनोमिया फिर से खड़ी हो जाती है और वो फाइट करने के लिए रेडी थी, लेकिन होंजो कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए वो आसानी से शिनोमिया को धूल चटा देता है। वहीं पे शिनोमिया का हाथ पूरी तरीके से टूट चुका था और वो गन को भी होल्ड नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद होंजो के सर के ऊपर सींग निकल आते हैं। इसे कोनोमी को पता चल जाता है कि होंजो एनर्जी बीम का यूज करने वाला है, इसीलिए होशिना और आशिरो को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोगों की जानें चली जाएंगी। होंजो अपना एनर्जी ब्लास्ट करने ही वाला था, इसीलिए शिनोमिया पूरी तरीके से हार मान लेती है और वो अपने फादर से माफी मांगती है कि वो खुद को ही नहीं बचा सकी। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे काफका आता है जो कि शिनोमिया से कहता है कि उसने अभी तक बहुत अच्छा काम किया, यहाँ से वो काफका को संभालने दे। इसके बाद होंजो अपना एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, लेकिन काफका और शिनोमिया को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि काफका ने अपनी फॉर्म को चेंज करके आसानी के साथ उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे काफका शिनोमिया से कहता है कि उसकी वजह से सभी लोग यहाँ से बाहर निकल पाए और किसी की भी जान खतरे में नहीं है, ये सब कुछ शिनोमिया की वजह से ही हुआ है। लेकिन वहीं पे शिनोमिया इस बात को देख के हैरान हो गई थी कि काफका असल में एक काइजो है। जिसी के बाद काफका भागते हुए शिनोमिया के पास जाता है और उससे हाथ जोड़ के विनती करता है कि वो डिफेंस फोर्स को इसके बारे में ना बताए, नहीं तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। उसी टाइम
टाइम पे होंजो दोबारा उन लोगों के ऊपर एनर्जी बॉल से हमला करता है तो काफका एक हाथ मार के ही पूरी एनर्जी बॉल को साइड में फेंक देता है, जिसके बाद काफका सिनोमिया से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए पीछे हट जाए ताकि वो होंजो को निपटा सके, जिसके बाद वो उसके साथ ठीक से बात करेगा। इसके बाद काफका वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है ताकि वो होंजो को मार सके, लेकिन कोनोमी को इसके बारे में पता चल जाता है और वो आसिरो और होसिना को बताती है कि होंजो के पास ही एक मिस्टीरियस अल्ट्रा पावरफुल एनर्जी की सोर्स को देखा गया है और शायद से ये नया काइजू हो सकता है, काइजू नंबर 8। लेकिन होसिना को ऐसा लगता है कि ये मशीन की गड़बड़ी हो सकती है, नहीं तो अब तक काइजू नंबर 8 ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी होती। इधर काफका होंजो के ऊपर पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारता है और काफका के एक ही पंच से उस होंजो की बॉडी बीच से अलग हो जाती है और वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और काफका ने फिर से एक ही पंच के अंदर एक और होंजो को मार गिराया था, लेकिन वो होंजो अभी तक मारा नहीं था, इसीलिए दोबारा जिंदा होने लगता है। तो काफका उसके पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि दोबारा जिंदा मत हो। तो फिर वो होंजो काफका की बात मान के दोबारा जिंदा नहीं होता है। इसके बाद काफका चैन की सांस ले ही रहा था कि उसी टाइम पे वो सिनोमिया की तरफ मुड़ता है और तेजी के साथ आगे बढ़ के उसके पीछे खड़े हुए यूजो को मार गिराता है, जिसके बाद काफका सिनोमिया को डांटता भी है कि वो इस तरीके से खुद को खतरे में न डाला करे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे इचिकावा आता है जो कि काफका के ऊपर फिर से चिल्लाने लगता है कि वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों इसी तरीके से लड़ने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे सिनोमिया काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद आसिरो और उसकी टीम वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ था और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और उसी टाइम पे काफका और इचिकावा ने दोनों ने सही सलामत सिनोमिया को शेल्टर पहुँचा दिया था। वहीं पे होसिना को उस जगह और हमले के अटैक्स को देख के शक हो रहा था कि दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले काफका ने एक और यूजो को मारा था जो कि बिल्कुल इसी तरीके से था। अगले सीन में हम लोग काफका को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर था और उसका इलाज चल रहा था और इचिकावा उसकी देखभाल कर रहा था। वहीं पे हम लोग आसिरो को देखते हैं जो कि बाहर से उनकी बातें सुन रही थी, जिसके बाद आसिरो अंदर जाती है और काफका को शुक्रिया कहती है सिनोमिया की जान बचाने के लिए। इतना कहने के बाद आसिरो बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ से चली जाती है। काफका आसिरो के साथ बात तो करना चाहता था, लेकिन काफका ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो आसिरो के साथ तभी बात करेगा जब वो एक ऑफिसर बन जाएगा। जिसके बाद हम लोग सिनोमिया को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा था और कुछ ही टाइम में सिनोमिया को होश भी आ जाता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे होसिना आता है जो कि सिनोमिया से पूछता है क्या उसी ने उस होंजो को मारा था। सिनोमिया को काफका के बारे में याद आता है, इसीलिए वो होसिना से कह देती है कि उसी ने उस होंजो को मारा था और होसिना उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेता है। जिसके बाद हम लोग उसी काइजो को देखते हैं जिसने सिनोमिया के ऊपर हमला किया था और इस काइजो को न्यूज से पता चलता है कि एग्जाम के दौरान किसी की भी जान नहीं गई है, जिससे ये काइजू काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये भी काफका की तरह अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। जिसके बाद ये काइजू अपनी फॉर्म को इंसान में चेंज करता है और इंसानों के साथ ही रहने लगता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये उसी कंपनी के अंदर काम करता है जहाँ पे इचिकावा और काफका किया करते थे। इसके बाद हम लोग काफका और इचिकावा को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों ही अपनी रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे और काफका काफी ज्यादा नर्वस था और इसीलिए वो इचिकावा के ऊपर ही चिल्लाने लगता है कि इचिकावा की वजह से ही उसने टेस्ट दिया था, नहीं तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में काफी ज्यादा खुश था। उसी टाइम में मैनेजर उन दोनों के लिए मेल लेके आ जाता है। काफका मेल को खुलने से पहले अपने मन के अंदर सोचता है कि ये उसका लास्ट चांस हो सकता है आसिरो के साथ उसके बगल में फाइट करने का। इसके बाद काफका मेल को ओपन करता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि वो टेस्ट के अंदर पास हुआ है या नहीं। जिसके बाद हम लोग सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पे जो भी लोग पास हुए थे उन सभी को एम्बेलप और चीजें बताई जा रही थी और उन्हीं के बीच में हम लोग उन सभी लोगों को देखते हैं जिनके बारे में इचिकावा ने हमें बताया था और साथ ही में इचिकावा ने भी टेस्ट को पास कर लिया था। साथ ही में हम लोग वहाँ पे सिनोमिया को भी देखते हैं और ये नंबर 1 आई थी और सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सिनोमिया नंबर 1 के स्पॉट को डिजर्व करती है। जिसके बाद वहाँ पे आसिरो आती है और वो सिनोमिया को अपने पास बुलाती है। आसिरो सिनोमिया को स्पेशल मेडल देती है और उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि एग्जाम के दौरान सिनोमिया ने होंजो को मार के कई सारे लोगों की जानें बचाई थी। लेकिन सिनोमिया इस मेडल को पाके खुश नहीं थी क्योंकि उसने होंजो को नहीं मारा था और साथ ही में सिनोमिया काफका से नाराज भी थी कि काफका अचानक से आया, सिनोमिया को बचाया और अचानक से गायब भी हो गया बिना अपनी काइजू फॉर्म के बारे में कुछ बताए हुए। और वो काफका से नाराज हो ही रही थी कि उसी टाइम पे काफका वहाँ पे आता है जो कि लेट था और हमारे काफका ने भी टेस्ट को पास कर लिया था। आसिरो काफका की तरफ देखती है और वो तब के बारे में सोचती
है जब सभी लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा था। जितने भी कैप्टन थे उन सभी ने काफका के एप्टीट्यूड को देख के मना कर दिया था क्योंकि उसका एप्टीट्यूड एवरेज से भी कम था और आशिरो अपना फाइनल सिलेक्शन देने ही वाले थे कि उससे पहले ही होशिना ने काफका को सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि काफका का एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन इसके बावजूद उसने टीम को पूरा सपोर्ट किया था। इसीलिए वो लोग उसे ट्रेनिंग देके थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं और क्या पता वो एक अच्छा सोल्जर बन जाए। और इसके अलावा काफका काफी ज्यादा मजेदार है, इसीलिए होशिना उसे सिलेक्ट करता है। मतलब होशिना को काफका सिर्फ इसलिए चाहिए था ताकि ग्रुप के अंदर हंसी मजाक होता रहे, मतलब कि काइजू अटैक गया तेल लेने, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे काफका भाई साहब इस सेरेमनी के अंदर थे, जिसके बाद आशिरो वहाँ पे स्पीच देना शुरू करती है और वो उन लोगों को बताती है कि काइजू अटैक के दौरान उनकी जिंदगी की कोई भी गारंटी नहीं है। वो लोग अपने पहले मिशन के दौरान भी मारे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आशिरो चाहती है कि वो लोग अपनी जिंदगी का भरोसा आशिरो के ऊपर करें। वो हमेशा उनके आगे खड़ी रहेगी एक शील्ड और भाले की तरह, और अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले आशिरो के साथ होगा। आशिरो की स्पीच सुन के काफका बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, इसीलिए वो खुलेआम चिल्ला के कहता है कि उसे आशिरो के ऊपर भरोसा है। और साथ ही में काफका भाई साहब ने आशिरो के फर्स्ट नेम का यूज कर लिया था, जिससे वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफका की तरफ देखने लगते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो कैप्टन आशिरो को उसके फर्स्ट नेम से कैसे बुला सकता है। तो फिर आशिरो भी काफका को पनिशमेंट देती है कि उसे 100 के 100 पुशअप्स अभी के अभी लगाने हैं, जिसपे होशिना को हंसी आने लगती है क्योंकि उसने जिस काम के लिए काफका को रखा था, काफका वो काम करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। जिसके बाद जब आशिरो वहाँ से जा रही थी तो उसी टाइम पे होशिना देखता है कि आशिरो मुस्कुरा रही है, मतलब कि लड़की इम्प्रेस हो गई। जिसके बाद होशिना हम लोगों को बताता है कि उसने काफका को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखा है, बल्कि उसे काफका के ऊपर शक भी है कि काफका कोई अजीब चीज कर सकता है क्योंकि दोनों के बीच में काफी ज्यादा लिंक है। इसके बाद काफका अपनी पनिशमेंट को पूरा करता है और सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं क्योंकि उसने 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 100 पुशअप्स मार दिए थे। इसके बाद सिनोमिया काफका के पास आती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है ताकि वो उसकी काइजू फॉर्म के बारे में बात कर सके। इसके बाद काफका सिनोमिया को वो सारी चीजें बताता है जो अभी तक उसके साथ हुई थी। तो फिर सिनोमिया काफका को डराने वाली बात बताती है कि अगर बाहर किसी को पता चल गया कि वो काइजू में बदल सकता है तो फिर वो लोग उसे मार भी सकते हैं और उसके ऊपर चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही में उसकी काइजू फॉर्म काफी ज्यादा शक्तिशाली है, तो शायद वो लोग उसकी बॉडी से कोई पावरफुल वेपन भी बना सकते हैं। तो फिर काफका काफी ज्यादा डर जाता है और वो सिनोमिया के पैर पड़ने लगता है, ये कहते हुए कि तुम किसी को भी मत बताना, नहीं तो मैं वेपन में बदल जाऊंगा। जिसके लिए सिनोमिया मान जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर उसे पता चला कि वो ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी खतरा ला सकता है तो फिर सिनोमिया काफका को अपने हाथों से ही मार देगी। और काफका को कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि काफका भी नहीं चाहता था कि उसकी काइजू फॉर्म किसी भी इंसान के लिए परेशानी बने। जिसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, जहाँ पे इचिकावा काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था और उसकी कॉम्बैट पावर 8 से बढ़ के 20 हो गई थी। साथ ही में सिनोमिया और बाकी सभी लोग भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे थे और ट्रेनिंग का असर काफका के ऊपर भी पड़ता है क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर 0 से 1 हो गई थी। इसीलिए वो खुशी के मारे सिनोमिया के पीछे दौड़ने लगता है और उससे कहता है कि देखो देखो मेरी कॉम्बैट पावर 1 हो गई है। इस पे सिनोमिया उससे भागते हुए कहती है कि मेरी कॉम्बैट पावर 55 है, तो फिर तुम मुझसे ज्यादा खुश क्यों हो जबकि तुम्हारी 1 है। खैर उसी टाइम पे होशिना काफका के पर तोड़ देता है, ये कहते हुए कि अगर वो इसी स्पीड से ग्रो अप करता रहा तो फिर अगले महीने उसे फायर कर दिया जाएगा और वो एक ऑफिसर भी नहीं बन पाएगा। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को बाथ हाउस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे इहारू मसल्स की बात करता है और वो इचिकावा से कहता है कि इहारू के पास इचिकावा से ज्यादा मसल्स हैं। तो फिर काफका भी पानी से बाहर निकलता है और अपने मसल्स दिखाते हुए कहता है कि ये देखो। तो फिर इहारू काफका की तारीफ करने लगता है कि उसके पास कमाल के मसल्स हैं, लेकिन उसी टाइम पे काफका अपनी सांस ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और उसकी तोंद बाहर आ जाती है। तो फिर इहारू उसके ऊपर हंसने लगता है और उससे कहता है कि काफका का तो पेट बाहर निकला है। खैर वो लोग इसी तरह से लड़ रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे कुगर आगे आता है और क्योंकि वो एक एक्स मिलिट्री सोल्जर था तो फिर उसके मसल्स चुम्मेश्वरी और उसके मसल्स को देख के वो तीनों ही शर्मा के पानी के अंदर डूब जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे ये वाली बातें होने लगती हैं कि उन लोगों को किस चीज ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया, जिसपे इहारू सबसे पहले बताता है कि उसे आशिरो की वजह से इंस्पिरेशन मिली थी क्योंकि जब वो एक बार मिडिल स्कूल से जा रहा था तब एक काइजो ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसी टाइम पे आशिरो ने उसकी मदद की थी और तब से ही वो आशिरो की तरह डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। कुगर आगे भी यही कहानी थी कि वो भी आशिरो की वजह से डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, यहाँ तक कि इचिकावा की भी यही कहानी थी। दरअसल इन लोगों के जनरेशन में आशिरो ही इनकी लोगों की आइडल थी। जिसके बाद वो लोग काफका की तरफ देखते हैं तो फिर काफका को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि वो आशिरो का बचपन का दोस्त है। इतना कहने के बाद काफका वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है,
लेकिन वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, जिसके बाद काफका एक एक करके उन्हें आसिरो की हर एक कहानी बताने लगता है। जिसके बाद जब लड़कियां बाहर निकल के देखती हैं तब उन्हें पता चलता है कि लड़के इस तरीके से जमीन पे पड़े हुए हैं जैसे कि किसी सीरियल किलर ने खून करके लाशें बिछा दी हों। और जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग आसिरो के बारे में बात करते हुए गर्म पानी के अंदर ज्यादा देर तक बैठ गए थे तो शिनोमिया उन्हें बेवकूफ कहती है। इसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग चालू रहती है और वो लोग अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करते हैं खुद की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। रात के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जब हर कोई सो रहा था तो उस टाइम पे काफका लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा था। हासिनो काफका से पूछता है कि वो अभी तक सोया क्यों नहीं। इस पे काफका उसे बताता है कि वो खुद को फायर होने नहीं दे सकता है, उसे यहाँ पे रहना भी है चाहे वो किसी भी हालात में रहे। हासिनो को पता था कि काफका इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि वो आसिरो के साथ रह सके। इस पे काफका हासिनो से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। तो फिर हासिनो उसे बताता है कि अगर तुम लोग पूरी रात भर इस तरीके से बातें करोगे तो फिर किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। और हासिनो काफका से कहता है कि दूसरे शब्दों में इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरे वाइस कैप्टन की पोस्ट को छीनना चाहते हो अगर तुम्हें हासिरो के साथ ही रहना है। इस पे काफका कहता है कि हाँ मुझे वो पोस्ट चाहिए। तो फिर हासिनो को गुस्सा आता है और वो काफका से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं अपनी पोस्ट किसी भी कीमत में नहीं छोड़ने वाला हूँ, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़ जाए। इतना कहने के बाद हासिनो उसे चाबी देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि उसे इतना भी दिल लगी से काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जॉब बहुत ज्यादा खतरनाक है। हासिनो के इतना कहने के बाद ही वहाँ पे सायरन बजने लगता है, यानी कि काइजो अटैक हो चुका है और हासिनो काफका से कहता है कि ये उसका पहला मिशन होने वाला है, इसीलिए वो तैयारी ठीक से कर ले। कोनोमी डेटा को एनालाइज करके उन्हें बताती है कि इस तरह का अटैक पहले भी हो चुका है, इसीलिए आसिरो उन लोगों से कहती है कि ये अटैक पहले भी हो चुका है और उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो लोग प्लान को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसा कि उन्होंने पहले किया था। हम देखते हैं कि सिटी के ऊपर एक बहुत बड़े काइजो ने हमला किया था और इस काइजो के अंदर भी छोटे छोटे यूजो हैं जिनकी तादाद हजारों में है, इसीलिए वहाँ पे पूरी की पूरी 3rd डिवीजन को बुला लिया गया था। बड़ा वाला जो काइजो था उसको तो आसिरो संभाल लेगी अपनी कैनन के साथ, लेकिन छोटे वाले जब निकल के भागेंगे तो फिर उन्हें संभालने के लिए 3rd डिवीजन को बुलाया गया था, इसीलिए यहाँ पे जितने मेंबर थे उन सभी को बुला लिया गया था। होसिना उन लोगों को समझाता है कि उन लोगों का काम छोटे वाले यूजर्स को मारना है ताकि कोई भी पेनल्टी ना हो। इसके बाद आसिरो अपनी पोजीशन पे आ जाती है, इसीलिए वो लोग सबसे पहले बड़े वाले काइजो के ऊपर मिसाइल से हमला करके उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और एक तरफ भगाने लगते हैं। साथ ही में काइजो के ऊपर हमला होने की वजह से जितने भी छोटे वाले यूजो थे वो निकल के बाहर भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि काफका की साइड पे भी कई सारे यूजो आ रहे थे, इसीलिए काफका अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पे यूजो उसे टकरा के निकल जाता है और काफका दूर जाके कचड़े में गिरता है। शिनोमिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी कॉम्बैक्ट पावर 1 है, इसीलिए वो पीछे रहे नहीं तो कुचल दिया जाएगा। इसीलिए 2nd ईयर की बैच उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर उन्हें यूजो का सामना करना नहीं आता है तो फिर वो पीछे रह के सीख लें, तब आके यहाँ पे फाइट करें। इस पे शिनोमिया को गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके कमांड को मानते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ती है और कई सारे यूजो को मार गिराती है। इससे 2nd बैच काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जूनियर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और एक्यूरेट होंगे। फिर हम लोग सेक्टर F को देखते हैं जहाँ पे इहारो और इचिकावा दोनों मिलके ही यूजो को टेक डाउन कर रहे थे। वहीं पे इहारो इचिकावा की ग्रोथ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो अकेले ही 1-2 यूजो को ढेर करे दे रहा था। इसके बाद हम लोग कागोरागी और हारुइची को देखते हैं और वो दोनों मिलके भी काफी सारे यूजो को ढेर कर रहे थे, इसीलिए 2nd बैच ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि नए रिक्रूट्स सच में इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन उन्हीं में हम लोग एक फीमेल सोल्जर को देखते हैं जिसकी पोस्ट हाई थी और वो कागोरागी और हारुइची को देख के अपनी लार टपका रही थी और वो 2nd ईयर के रिक्रूट्स को बताती है कि इस साल के जितने भी रिक्रूट्स हैं उन सभी की कॉम्बैक्ट पावर ज्यादा ही है। साथ ही में वो लोग एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। काफका को रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी आगे वाली बैच में इशिकावा और इहारो हैं और उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है यूजो को टेक डाउन करने में क्योंकि यूजो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसीलिए काफका भागते हुए एक लाश के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि इन यूजो का कोर सीने में न होके इनके गले के बीच में है और साथ ही में तभी उसकी नजर एक अलग चीज के ऊपर पड़ती है तो वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वो होसिना को इसकी रिपोर्ट देता है कि कोर यूजो के पेट में न होके बल्कि उनके गले में है और साथ ही में वो होसिना को यह भी बताता है कि इनके पास रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे करने की एबिलिटी और ऑर्गन भी हैं, इसीलिए उन लोगों को उन ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जो कि इनके पैर के पास हैं।
हैं, नहीं तो इन मरे हुए यूजो के अंदर से भी दूसरे यूजो निकल सकते हैं। होशिना काफका की तारीफ करता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसके बाद होशिना कोनोमी की मदद से इस इन्फॉर्मेशन को हर किसी के पास भिजवा देता है। काफका इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो डिफेंस फोर्स की मदद करने में कामयाब रहा और वो फैसला कर लेता है कि वो इसी तरीके से कड़ी मेहनत करता रहेगा जब तक वो आसिरो की बगल में खड़ा नहीं हो जाता है। फिर उसी टाइम पे उसे धमाके की आवाज आती है तो हम लोग देखते हैं कि सभी लोग तैयारी कर लिए थे और वो लोग बड़े वाले काइजो के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो लोग सबसे पहले उसकी टांग के ऊपर हमला करते हैं ताकि उसे नीचे गिरा सकें। इसके बाद आसिरो भी अपनी कैनन लेके आ जाती है, जिसके बाद आसिरो अपनी कैनन की पावर को यूज करते हुए काफका के बारे में याद करती है और काफका से कहती है कि देख लो मैं यहाँ पे हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि आसिरो की कॉम्बैक्ट पावर 96 है। इसके बाद वो अपनी कैनन का इस्तेमाल करते हुए काइजू के ऊपर हमला करती है और एक ही बार में काइजू की आधी बॉडी गायब हो जाती है। होशिना काफका से कहता है कि देख लो ये उसी पर्सन की ताकत है जिसकी बगल में तुम खड़े होना चाहते हो। जिसके बाद आसिरो दोबारा कैनन फायर करती है तो वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन आसिरो अभी भी नहीं रुकती है और वो दोबारा कैनन फायर करती है। इसके बाद वो चौथी बार कैनन फायर करती है और ये सब कुछ आसिरो सिर्फ काफका के सामने शो ऑफ करने के लिए कर रही थी कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद होशिना काफका के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो आसिरो के साथ रहना चाहता है तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि उसे आसिरो जितनी ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसे हासिल करना पड़ेगा। तो फिर काफका हासिनो से पूछता है क्या उसके पास इतनी पावर है, जिसपे हासिनो साफ मना कर देता है और बताता है कि आसिरो की पावर लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो बड़े बड़े काइजोस को ढेर करने के लिए प्रेफर की जाती है। लेकिन वहीं पे होशिना की पावर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए वो छोटे यूजो के पीछे जाता है। उसी टाइम पे एक यूजो जब होशिना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और होशिना इतनी तेजी के साथ अटैक किया था कि काफका को कुछ भी दिखाई तक नहीं दिया। हासिनो इसी बात को शो ऑफ करते हुए बताता है कि मिडिल साइज के काइजोस को निपटाने के मामले में हासिनो आसिरो से भी ज्यादा बेहतर है और ऊपर से उसकी फैमिली काफी टाइम से ही काइजोस को टर्मिनेट करने का काम करते हुए आ रही है और इसीलिए वो कटाना का यूज करता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन डिफेंस फोर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर मेंबर्स होते हैं, इसीलिए उनके पास अलग अलग कस्टमाइज वेपन होते हैं, जैसे कि आसिरो के पास कैनन है और होशिना के पास कटाना। क्योंकि आसिरो ने बड़े वाले काइजो को टपका दिया था, इसीलिए उसकी बॉडी के अंदर से कई सारे छोटे छोटे यूजो बाहर निकलते हैं जो कि सैकड़ों की तादाद में थे और वो सभी सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर की बैच काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग अपने आप को फोर्स करते हुए पुश कर रहे थे और इसीलिए होशिना को पूरा यकीन था कि वो लोग खुद को जितना ज्यादा पुश करेंगे फ्यूचर में उतनी ही ज्यादा उनकी कॉम्बैक्ट पावर बढ़ेगी। लेकिन कैप्टन बनने के लिए उसको सिर्फ दो लोगों से उम्मीदें थी, पहले तो शिनोमिया थी और दूसरा हमारा इचिकावा था। इचिकावा और इहारू जब अपनी जगह पे पहुंचते हैं तब उन्हें वहाँ पे एक पर्सन दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं वही हिमोनाइट काइजू था जिसको हमने पहले देखा था। और जब इचिकावा उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो काइजू उन लोगों से पूछता है कि उन्हें इस बारे में कैसे पता चला कि इन यूजो के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इहारू जब उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है तब वो काइजू अपनी पावर्स का यूज करते हुए इहारू के सीने को चीर देता है और उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी, इसलिए इचिकावा उसे शांत होकर सूट का इस्तेमाल करने को कहता है। वहीं पे वो काइजू उन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों को सैंपल के तौर पे ले जाएगा रिसर्च के खातिर। जब इचिकावा इसके बारे में रिपोर्ट करने की कोशिश करता है तब उसका कम्युनिकेटर काम नहीं करता है। वो काइजू इचिकावा को बताता है कि उसने पहले ही यहाँ पे एक बैरियर बना लिया है, इसीलिए बाहर की कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती है और अंदर की कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती है जब तक उसकी मर्जी ना हो। इसके बाद काइजू अपनी ट्रिक का इस्तेमाल इचिकावा के ऊपर भी करता है और वो उसकी पीठ और टांग के ऊपर हमला करके इचिकावा को बुरी तरीके से घायल कर देता है। काइजू को भी समझ में नहीं आता है कि इचिकावा उसके अटैक्स को कैसे डॉज कर ले रहा है, लेकिन उसे बाद में पता लग जाता है कि इचिकावा उसके अटैक्स को देख सकता है। दरअसल शिनोमिया ने इचिकावा को बता दिया था कि अगर वो काइजू की उंगलियों के ऊपर ध्यान देगा तो फिर वो अटैक को डॉज कर सकता है और इचिकावा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए काइजू के अटैक्स को डॉज भी कर पा रहा था। इचिकावा इहारू को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो रिइंफोर्समेंट को लेके आ सके। इहारू शुरुआत में तो नहीं मानता है, लेकिन जब वो काइजू की तरफ देखता है तो फिर वो इचिकावा की बात मान के वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे इचिकावा बुरी तरीके से डरा हुआ था क्योंकि शिनोमिया भी इस काइजू के सामने नहीं टिक पाई थी, तो फिर इचिकावा किस खेत की मूली था। उसी टाइम पे इचिकावा को काफका के बारे में याद आता है कि काफका ने अपनी जान की बिना चिंता किए हुए उसकी जान
जान बचाई थी। इसीलिए इचिकावा फिर से फैसला करता है कि वो अपनी जान खतरे में डाल के इहारो के लिए टाइम निकालेगा। जिसके बाद वो पूरी ताकत से काइजो के साथ फाइट करना शुरू करता है और उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। हम लोग इहारो को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रहा था। तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि इचिकावा पूरी तरीके से बदल चुका है। इहारो को याद आता है कि उसने 2 हफ्तों तक लगातार ट्रेनिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी कॉम्बैट पावर 1% भी नहीं बढ़ी थी। वो 20 पे ही अटक चुका था। लेकिन इचिकावा जो उसे कमजोर था वो उसे आसानी के साथ ही सरपास कर गया और इहारो को इससे काफी ज्यादा जलन हो रही थी। उसी टाइम पे हम लोग इचिकावा को देखते हैं और जब वो काइजो के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो काइजो अपने 3-4 हाथ निकाल लेता है और इचिकावा से कहता है कि वो उसके अटैक्स को डॉज कर सकता है, लेकिन अब वो क्या करेगा। इसके बाद काइजो मल्टीपल अटैक्स इचिकावा के ऊपर करता है, लेकिन सही टाइम पे इहारो वहाँ पे आ चुका था और वो जल्दी से इचिकावा को लेके साइड में हट जाता है और इसी चक्कर में इहारो को भी काफी ज्यादा चोटें लग चुकी थी। इचिकावा उसे पूछता है कि वो वापस क्यों आ गया, जिसपे इहारो कहता है कि अगर वो वापस ना आता तो इचिकावा यहाँ पे मारा जाता। उसी टाइम पे काइजो उन्हें बताता है कि अगर वो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये बेकार है। उसकी मर्जी के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। इसीलिए इहारो फैसला करता है कि वो इचिकावा के साथ मिलके यहाँ पे काइजो को मार डालेंगे। इसके बाद इहारो इचिकावा से कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा के काइजो के ऊपर हमला करेगा और इचिकावा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी पूरी ताकत से काइजो के ऊपर जितना ताकतवर हो सके उतना ताकतवर हमला करेगा। इहारो स्पेशल टाइप की बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए काइजो के पैर के ऊपर हमला करता है और वो काइजो को कुछ टाइम के लिए एक ही जगह पे रोक देता है। उसी टाइम पे इचिकावा अपनी स्पेशल बुलेट्स का इस्तेमाल करता है और उनको पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद वो अंधाधुंध काइजो के ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब इचिकावा ये देख के हैरान हो गया था कि काइजो ने वहाँ पे कई सारे काइजोस की डेड बॉडी को इकट्ठा कर लिया था और उनको एक दीवार बना के शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। जिसके बाद काइजो उन बॉडी से बाहर निकलता है और इचिकावा के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, जिससे इचिकावा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि एक झटके में ही बेहोश हो जाता है। होशिना के पास ये रिपोर्ट आती है कि इचिकावा और इहारो काफी टाइम से मिसिंग है और उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसी टाइम पे शिनोमिया काफका के पास आती है और उसे बता देती है कि काइजो यहाँ पे आ चुका है। इस वजह से काफका को पता चल जाता है कि इस समय इचिकावा और इहारो के ऊपर वही काइजो हमला कर रहा है। इहारो अपनी बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए काइजो के ऊपर हमला करता है, लेकिन काइजो एक झटके के अंदर ही उन सभी बुलेट्स को अपने हाथ के साथ ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो इहारो के ऊपर हमला करता है और इहारो को भी घायल कर देता है और उसकी गन को तोड़ देता है। इसके बाद वो इचिकावा के पास जाता है जो कि उठने की कोशिश कर रहा था, तो फिर काइजो उसके ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से घायल करने लगता है। इहारो से ये देखा नहीं जाता है, इसीलिए वो खड़ा होके काइजो के ऊपर दोबारा शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी गन टूट चुकी है। इहारो से ये देखा नहीं जाता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो रोते हुए भगवान, शैतान या फिर दानव किसी से भी उम्मीद लगाता है कि कोई तो आके उसकी मदद कर दे और उसकी दुआ सुन ली जाती है। इसीलिए वहाँ पे एक डेविल आता है जो कि और कोई नहीं काफका था और वो एक ही पंच मार के काइजो की सिट्टी पिट्टी कुल कर देता है और उसे उठा के पीछे फेंक देता है। काफका इचिकावा को उठा के एक सेफ जगह पे रख देता है और उसे कहता है कि वो अपने सूट का इस्तेमाल करे खुद को हील करने के लिए। इसके बाद वो काइजो से निपटने के लिए जाता है, तो काइजो उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके काफका के ऊपर हमला करता है जो अभी तक वो इचिकावा के ऊपर करते हुए आया था। काफका के ऊपर हमले का कुछ भी असर नहीं होता है, लेकिन उसे गुस्सा जरूर आ जाता है ये सोच के कि अभी तक इचिकावा इन सभी हमलों को सहता आ रहा था। जिसके बाद काफका एक चीख मार के जितने भी हमले अभी तक आ रहे थे उन सभी को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो तेजी के साथ काइजो के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, तो काइजो को समझ में आ जाता है कि काफका काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वो दोबारा अपनी शील्ड का इस्तेमाल करने की सोचता है, लेकिन काफका उसे करने ही नहीं देता है। जिसके बाद काफका काइजो के ऊपर लगातार पंचेस की बरसात कर देता है और इतने ज्यादा पंचेस मार देता है कि उस काइजो की शील्ड टूट जाती है और साथ ही में उसकी हड्डियां पसलियां भी टूट जाती हैं। इसके बाद काफका आखिरी हमला मारने के लिए आता है और उसके पैर से कुछ चीजें निकलती हैं जो कि जमीन के अंदर गड़ जाती हैं। साथ ही में उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है और हाथों की जगह पे कुछ निकीलेदार टेंटिकल आ जाते हैं। इसके बाद काफका अपने एक हाथ के अंदर पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और काइजो की पीठ के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे काइजो जमीन और दीवार को चीरते हुए दूर जाके गिरता है और उसकी बॉडी बीच से फट जाती है और उसका कोर भी दिखने लगा था। लेकिन काफका उस काइजो को खत्म कर पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे 2 सोल्जर आ जाते हैं जो कि काफका को देख के उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। वो काइजो इतने टाइम में ही हील हो चुका था, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। काफका उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, तो वो काइजो उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर हमला करता है, इसलिए काफका को उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ता है और इतने में ही वो काइजो वहाँ से भाग जाता है और वो जाते हुए कह के जाता है कि
काफका एक काइजू होने के बावजूद इंसानों की रक्षा करता है जिससे कि वो एक इंसान हो, और जब वो दोनों दोबारा मिलेंगे तब काइजू नंबर 9 उसे बेशक मार देगा। वो दोनों सोल्जर जल्दी से काफका की रिपोर्ट कर देते हैं, जिसके बाद काफका को भी वहाँ से भागना पड़ता है, नहीं तो वो पकड़ा भी जा सकता था। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अभी इचिकावा और इहारू को कुछ भी नहीं होगा और वो दोनों जिंदा बच जाएंगे। लेकिन जब काफका वहाँ से जा ही रहा था तभी उसका सामना होसिना से हो जाता है, जो कि काफका को देखते ही काइजू नंबर 8 समझ के उसके ऊपर जोरदार हमला कर देता है। और होसिना के अटैक इतने ज्यादा फास्ट थे कि काफका को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसीलिए काफका को यकीन हो जाता है कि उस टाइम पे होसिना मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में मिडिल साइज के काइजूस को मारने के मामले में खलनायक है। और इतना काफी नहीं था काफका को डराने के लिए, तो फिर होसिना अपनी सूट की फुल पावर को रिलीज करता है और उसकी कॉम्बैक्ट पावर 92 थी। जिसके बाद वो काइजू नंबर 8 से कहता है कि वो आज तो उसका शिकार करके ही रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।